हाँ तो जय श्री राम दोस्तों, मैं मनोज बेनीवाल। आप सभी का स्वागत है संविधान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की क्लास में। देखिए दोस्तों, आज के जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद के हिसाब से बनाया गया अनिल जी सर के द्वारा। तो अनिल जी सर के द्वारा यहाँ पर बहुत मेहनत की गई है और आप भी इसे गौर से पढ़ेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं हम संविधान की आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो भारत के संविधान में यानी 395 अनुच्छेद हैं, जिन्हें अलग अलग भागों के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो इसमें पूछा गया है नागरिकता संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेदों में किया गया है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला यहां पे देखिए अनुच्छेद 1 से 5। 1 से 5 की अगर बात करें तो दोस्तों 1 से 4 है। इसमें भाग पहला जो है उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसमें संघ के राज्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 यानी भाग 2, अनुच्छेद के भाग 2 में 5 से 11 तक अनुच्छेद दिए गए हैं और यहां पर भाग 2 में किसका उल्लेख किया गया है, नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों यहां पर किसका उल्लेख मिलेगा आपको, नागरिकता का उल्लेख मिलेगा। 12 से 35 की अगर बात करें तो दोस्तों ये है भाग 3। ऊपर वाला भाग था 1, लेकिन दोस्तों उसमें आएगा अनुच्छेद यहां पे 4, 1 से 4 तक। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकार। उसके बाद दोस्तों इसमें दिया गया है डी में अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4। तो ये संविधान का भाग है 4, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या पूछा गया है, नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, संबंधी प्रावधान। अनुच्छेदों को टोटल अनुच्छेद पूछ रखे। तो हमारा इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों, हमारा सही आंसर इसमें क्या रहेगा, बी, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक किसका प्रावधान है, नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरियों की बात की गई है। तो अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 14 में हमें दिया गया विधि के समक्ष समान और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समान ये लाइन हमने ब्रिटेन से ली है और विधि के समान संरक्षण ये हमने अमेरिका से ली है। तो अनुच्छेद 14 इसमें नहीं है। अनुच्छेद 16 बी में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में दिया गया है कि समान नियोजन कार्यों में सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए, यानी सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए। इसमें आप किसी भी जाति, जैसे कि मतलब बात करें कि क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी को भी इससे वंचित नहीं रख सकते। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा, बी होगा। एक बार फिर से देखेंगे, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों इसमें अनुच्छेद 16 में प्रदान करता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये है कि अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 15
अनुच्छेद 15 हमसे कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, तो इसमें अस्पृश्यता का उल्लेख नहीं किया गया। अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है? लोक नियोजन कार्यों में सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो अस्पृश्यता का जो उल्लेख किया गया वो किस आर्टिकल में किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 17 में किया गया। अनुच्छेद 18 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 17। आइए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन योग्यताओं के उल्लेख के बारे में बात की है, तो पुनः निर्वाचन की योग्यताओं का उल्लेख राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में किया गया? आइए दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 52। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 52 दे रखा है। और अनुच्छेद 52 हमसे ये कहता है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बात की गई है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है। अनुच्छेद 55 की अगर बात की जाए तो दोस्तों अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख किया गया है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से किया जाता है? वो पद्धति है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 57 में किया गया। भारत का एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी भी बार आवेदन कर सकता है? इसकी कोई भी समय सीमा नहीं है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? यानी वाक अभिव्यक्ति, बोलने का अधिकार। तो भारत के किस संविधान में बोलने का अधिकार दिया गया है कि आप अपना प्रस्ताव किसी के भी सामने रख सकते हैं? तो आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों। देखिए इसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 19 में हमको 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं दोस्तों। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी दी गई हैं? एक तो वाक अभिव्यक्ति यानी बोलने का अधिकार। तो हमारा पहला आंसर है वो ए होगा। इसमें सबसे पहले आंसर मिला हमें। तो अनुच्छेद 19 में वाक अभिव्यक्ति यानी अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति अपने विचार रखने की अनुमति दी गई है। इसमें मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई। वाक अभिव्यक्ति यानी बोलने का अधिकार, उसके बाद आबाद भ्रमण घूमने का अधिकार, उसके बाद अनुच्छेद 19 में तीसरी स्वतंत्रता आपको दी गई है संघ या सम्मेलन बुलाने का अधिकार। सम्मेलन बुलाने का अधिकार, लेकिन सम्मेलन बुलाने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी रोड के बीच में सम्मेलन का आयोजन करें। सम्मेलन बुलाने का अधिकार है, लेकिन उससे किसी भी आमजन को परेशानी नहीं होनी चाहिए। संगठन बनाने का अधिकार, संगठन बना सकते हैं लेकिन उससे देश की अखंडता को खतरा नहीं होना चाहिए। व्यापार करने का अधिकार, अपना आजीविक चलाने के लिए आप कोई भी अपने देश में व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद था निवास करने का अधिकार, आप अपने देश में कहीं पर भी स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। तो ये 6 स्वतंत्रताएं आपको किस अनुच्छेद में दी गई हैं? अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 20 की अगर बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 20 में दोहरे दंड को समाप्त किया गया है। दोहरे दंड का मतलब किसी व्यक्ति को एक अपराध की सजा केवल कितनी बार दी जा सकती है? एक बार दी जा सकती है। अनुच्छेद 21 की अगर दोस्तों बात करें तो अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी जीवन जीने का अधिकार है जो कभी भी निलंबित नहीं हो सकता। अनुच्छेद 22 की अगर बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 22 में दिया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष आप पेश करेंगे, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो वो है आपका अनुच्छेद 19।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? यानी वही स्वतंत्रता एक बार फिर से दोहरा दी गई इस क्वेश्चन के अंदर। तो प्रेस की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो दोस्तों फिर से इसमें आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 19। प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 14 की अगर बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? विधि के समक्ष समान, कानून सब के लिए एक समान है। विधि के समान संरक्षण, कानून के लिए सब एक समान है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 14 करता है। अनुच्छेद 25 की अगर बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 25 में किसका उल्लेख किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 आपसे कहता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और अपनी स्वेच्छा से उसका शांतिपूर्वक ढंग से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 21A यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जो शिक्षा दी जाएगी ये भी आपका मौलिक अधिकार है। और इसे मौलिक अधिकारों की सूची में यानी अनुच्छेद 21 में कब शामिल किया गया था? शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत 2010 में। अनुच्छेद 21A की बात करें तो ये 84वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। लेकिन हमारा आंसर है प्रेस की स्वतंत्रता। इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 19 यानी आपका आंसर है डी। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों का शोषण नहीं किया जा सकता, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आइए दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 में आपको 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि वाक अभिव्यक्ति, बोलने का अधिकार, आबाद भ्रमण घूमने का अधिकार, सम्मेलन बुलाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, आजीविका चलाने के लिए व्यापार करने का अधिकार और अपने देश में निवास करने का अधिकार। अनुच्छेद 23 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 23 के तहत दास प्रथा को समाप्त किया गया है। दास प्रथा यानी जिसे दास बनाकर काम करवाया जाता उस प्रथा पर रोक लगाई गई है। बलात्सरम, जबरदस्ती काम करवाना, काम के बदले पैसे नहीं देना, तो इस बातों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कार्य से दूर रखेंगे, यानी कारखानों में और कहीं पर भी काम या मजदूरी करवाने पर रोक लगाई गई है। तो अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित जो अनुच्छेद है वो दोस्तों इसमें कौन सा है? आंसर डी, यानी अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण का उल्लेख किया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्याख्या की गई है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की जो व्याख्या की गई है वो संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो देखिए दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो 5 रिटें जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी धार्मिक शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और वेशभूषा सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। एक बार फिर से सुनेंगे, अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी वेशभूषा, भाषा, रीति रिवाज सुरक्षित रखने का जो अधिकार दिया गया है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 29 में। और दोस्तों इसमें पूछ भी क्या रखा है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में। तो इसमें अपना आंसर वो जो होगा वो क्या होगा? बी होगा, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 19 और 14 की चर्चा हम कर चुके हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय उसकी रक्षा करेगा? किस अनुच्छेद के तहत? देखिए दोस्तों यहां पर पहला ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? 74। अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण किया जाएगा। अनुच्छेद 61
अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया गया है, यानी महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 32 मैंने आपको बताया है कि अनुच्छेद अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उनकी रक्षा किस अनुच्छेद के तहत करता है। अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिटें जारी की जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी, अनुच्छेद 32। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान की किस अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अनुच्छेद 33 से 46 किसी भी भाग में नहीं है। अनुच्छेद 34 से 48 ये भी पूरे नहीं है। अनुच्छेद 36 से 51, दोस्तों इसमें हमारा आंसर जो होगा वो होगा सी, भाग 4। अनुच्छेद 36 से 51 किसका उल्लेख किया गया है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख किया गया है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो जो अपना मूल संविधान था, मूल संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों को निर्देश दिया गया ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। तो दोस्तों देखिए यहां पर हमारा जो सही आंसर है वो होगा इसमें डी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में किसका निर्देश दिया गया है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में निर्देश दिया गया है। और अनुच्छेद 40 आता है नीति निर्देशक तत्व, यानी भाग 4 में आता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में इंदिरा गांधी के समय हुआ था, जिसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है और आज तक का सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस दौरान संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था दोस्तों, अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। इस दौरान जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वें संविधान संशोधन के तहत आपने संविधान में भाग 4 कै जोड़ा और अनुच्छेद 51 कै जोड़ दिया। और इसमें किसको जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और इस बार कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, 11 मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 51A में किया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह समय या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। देखिए दोस्तों ये अनुच्छेद आपसे ये क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां किसके अंदर समावेश हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी कानून करते हैं, बनाते हैं, उसमें अंतिम हस्ताक्षर किसके द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी विधेयक क्यों ना हो। तो यानी संघ की सभी शक्तियां किसके अंदर समावेश हैं, राष्ट्रपति के अंदर समावेश हैं। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 51 गलत, अनुच्छेद 52
52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 आपका इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 53 में लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसके अंदर समावेश है? राष्ट्रपति के अंदर समावेश है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत आप राष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर पद से हटा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है अनुच्छेद 61 और यही आपका आंसर है। महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 61 में किया गया है। महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया दोस्तों? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यानी ये जो प्रक्रिया है ये न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। किस प्रकार की प्रक्रिया? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। संसद के किसी भी सदन में इसे लाया जा सकता है, लेकिन लाने से 14 दिन पहले इसकी जानकारी आप किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। आइए दोस्तों, बाकी जो अनुच्छेद है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन बी अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी माना जाता है। अनुच्छेद 85 में संसद को सत्र आहूत व सत्र अवसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। सत्र आहूत व सत्र अवसान, सत्र आहूत का मतलब बैठक बुलाना, सत्र अवसान का मतलब समाप्त करना होता है। तो सत्र आहूत व सत्र अवसान करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद है, ये भी किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, न कि उपराष्ट्रपति पद का। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख है जो राष्ट्रपति में समावेश है। अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में किसके पद का उल्लेख किया गया है? उपराष्ट्रपति। और हमारा क्वेश्चन भी क्या है कि उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में किया गया है। अनुच्छेद 76 में हम चर्चा कर चुके हैं कि महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? मंत्री परिषद दो प्रकार से उत्तरदायी होती है, एक तो सामूहिक रूप से और एक व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। तो अनुच्छेद 73 में लिखा गया है कि संघ के सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। और इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? यानी अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है जो देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आप देख के आंसर खुद ही बता सकते हैं कि ये 2-3 बार आ चुका है अनुच्छेद।
तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां किसके अंदर समावेश हैं? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 63 में किसका उल्लेख किया गया है? उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख किया गया है? महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। और हमें किसके बारे में पूछा गया है? महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में। महान्यायवादी की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और शपथ भी इसे कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति का उल्लेख किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 79 की बात करें 79 की, तो अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? यानी संसद में सत्र बुलाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब है कि 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। यानी 1 वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाने अनिवार्य हैं? 2 सत्र बुलाए जाने अनिवार्य हैं। 2 सत्रों के बीच में कितने माह से अधिक का समय नहीं हो सकता? 6 माह से अधिक का। प्रथम सत्र की अंतिम तारीख और दूसरे सत्र की प्रथम तारीख के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 81 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 80 की बात करें तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 83 की अगर बात करें तो इसमें लोकसभा व राज्यसभा के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा। और अनुच्छेद 83 में दोनों का क्या है? कार्यकाल। और अनुच्छेद 85 में क्या दिया गया है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य कितने माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो आपका सही आंसर है इसमें डी, अनुच्छेद 85। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 85। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा सही जो आंसर है वो पहला ही आंसर है, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 आपसे कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन किसके परामर्श से कर सकता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से। आज तक ऐसा हुआ भी है। 2004 में अटल जी के द्वारा राष्ट्रपति को कहकर लोकसभा भंग करवाई गई थी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो ऐसा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 124। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर है वो क्या है? अनुच्छेद 110 है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक किसके नाम से लाया जाता है? तो ये विधेयक दोस्तों किसके नाम से लाया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से लाया जाता है। यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद वित्त मंत्री के द्वारा सबसे पहले कहां पर रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाता है। लोकसभा में फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसे परिभाषित किया जाता है, यानी निर्धारित किया जाता है कि ये धन विधेयक है या फिर वित्त विधेयक है। तो धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110 में दी गई है। धन विधेयक को 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अगर राज्यसभा 14 दिनों तक इसे पारित करती है तो ठीक है, अन्यथा यह स्वतः पारित समझा जाता है। और अंतिम हस्ताक्षर किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है?
संसद की संयुक्त बैठक यानी राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। पहली बात तो हम ये चर्चा करेंगे कि संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। इसने आर्टिकल पूछा है कि कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान है। तो दोस्तों पहले हम ये बात तय कर लेते हैं कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है। तो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष इस दौरान मत का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों याद रखेंगे वो निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। और इसमें हमारे पास इसका जो सही आंसर अनुच्छेद ए में क्या है, अनुच्छेद 106 और बी में क्या दिया गया, अनुच्छेद 108। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों इसमें क्या है, अनुच्छेद 108 है। तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, संविधान के 108 में है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी अध्यादेश जारी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस कौन से आर्टिकल में दे रखी है इसकी परिभाषा। तो राष्ट्रपति पहले तो ये देखेंगे अध्यादेश जारी कब करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश ऐसी स्थिति में जारी करता है जब आपकी संसद की कार्यवाही का संचालन न हो। यानी संसद की कार्यवाही का संचालन करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब लोकसभा अगर सदन में न हो, प्रगति पर न हो, या तो भंग कर दी गई हो, या चुनाव चल रहे हो, या रद्द कर दी गई हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की अनुमति कौन से अनुच्छेद में दी गई है। तो दोस्तों अनुच्छेद ए में, इसमें ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 74। तो 74 में मंत्री परिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 78 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मंत्री परिषद की किसी भी कार्य की सूचना मांग सकता है और प्रधानमंत्री ये सूचना देने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। अनुच्छेद 123। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर क्या रहेगा, अनुच्छेद 123 रहेगा कि इसमें पूछा गया अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 123 में है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। देखिए दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होता, वो मना भी कर सकता है। फिर हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देता है वो राष्ट्रपति मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। यानी ना तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है और ना फिर दिया गया परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य, दोनों एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र रखे गए हैं। तो अब यहां पर बात करते हैं कि दोस्तों कौन से अनुच्छेद में के अंतर्गत परामर्श का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में तो अभी हमने देखा कि अध्यादेश का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना राज्यसभा के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 143। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों इसमें क्या है, अनुच्छेद 143 कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगर बात करें आज तक की, तो आज तक राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से कितनी बार परामर्श लिया गया है, 15 बार लिया गया है। पहली बार 1951 में लिया गया था और अंतिम बार 2015 में लिया गया था। कितनी बार मना किया गया, तो दोस्तों ना में जवाब कितनी बार मिला है, 2 बार, और हाँ में जवाब कितनी बार मिला है, 13 बार, और कुल कितनी बार मांगा गया है, 15 बार राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा गया है। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श देने से 1992 में मना कर दिया था और दूसरी बार मना किया था 2002 में। 1992 में बाबरी मस्जिद का विवाद था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श देने के लिए क्या कर दिया था, मना कर दिया था।
उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय का आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपलब्धित है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर चर्चा करें कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, ये हमसे कहना चाहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए फैसले पर पुनः विचार कर सकता है, यानी पुनरावलोकन की शक्ति जो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में क्या दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 137, तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो क्या होगा? अनुच्छेद 137 होगा, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। और पुनरावलोकन की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए फैसले में पुनः विचार कर सकता है, यानी फैसले को बदल सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 137 के तहत। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे हम एक बार। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। तो दोस्तों जिसका आधार है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों पे रिटें जारी करता है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों पे रिटें जारी की जाती हैं। पहली बात तो हम चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 32 के तहत कितनी रिटें जारी की जाती हैं? दोस्तों 5 रिटें जारी की जाती हैं। पहली, अधिकार पर्चा। दूसरी दोस्तों, उत्प्रेषण का मतलब होता मांगना। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। चौथी, बंदी प्रत्याक्षीकरण। तो दोस्तों देखिए, अधिकार पर्चा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्याक्षीकरण, और इसमें 5वीं रिट आपकी होती है 1, 2, 3, 4। अधिकार पर्चा मतलब पूछने का अधिकार, उत्प्रेषण मतलब मांगना। ये जो रिट होती है ये उच्च न्यायालय किसके ऊपर जारी करता है? अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर जारी करता है। प्रतिषेध रोकना, रोकना मतलब कोई भी उच्च न्यायालय अपने सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता तो उसे रोकने का आदेश दिया जाता है, तो यह भी अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर जारी की जाती है। बंदी प्रत्याक्षीकरण यानी शरीर प्राप्त करना, अग्रिम जमानत का उल्लेख किया गया है। उसके बाद दोस्तों अधिकार पर्चा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, बंदी प्रत्याक्षीकरण, 5वीं रिट है दोस्तों, अभी याद नहीं आ रही है लेकिन है 5वीं रिट। यह अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती है। लेकिन अनुच्छेद 32 यहां पे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय पर जारी की जाने वाली रिटें हैं वो कौन सी है? 2 नंबर और 3 नंबर। उत्प्रेषण मांगना यानी जब कोई उच्च न्यायालय अपने द्वारा कोई फैसला दे देता है और उसकी रेट लगाई जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय मांगता है उससे वो फैसला है वो कहां पर मंगवा लेता है? अपने पास रखवा लेता है। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। जब कोई भी उच्च न्यायालय अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्य करता है तो उसे रोकने का आदेश दिया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है?
अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143। तो दोस्तों इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 233 के अंदर किया गया है। आइए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों में संबंध में विधि बनाने की शक्ति का प्रावधान करता है? देखिए दोस्तों इसे हम आसानी से समझेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है कि जो संविधान की अनुसूची 7वीं है उसमें केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, संसद को भी और राज्य के विधानमंडल को भी होता है। लेकिन अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर मतभेद हो जाता है तो संसद का अंतिम फैसला मान्य होता है। फिर तीसरी शक्तियां किसके रूप में बांटेगी? राज्य सूची। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून जो बनाया जाता है वो राज्य का विधानमंडल बनाता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य सूची के विषयों में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है किसको? तो दोस्तों इसमें किसको प्रदान करता है? संसद को। तो इसमें हमारा आंसर जो होगा वो डी, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में क्या दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की अगर बात करें तो राज्यसभा के सदस्य राज्य सूची के सभी विषयों को राष्ट्रीय घोषित कर सकते हैं अधिकतम 1 वर्ष तक। इस स्थिति के दौरान जो कानून बनाया जाएगा वो कौन बनाएगा? राज्य सूची के विषयों पर संसद बनाएगी। तो हमसे यही पूछा गया है राज्य सूची के विषयों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है किसको? संसद को प्रदान करता है। एक बार देखिए दोस्तों इसका आंसर तो हमने देख लिया है कि अनुच्छेद 249 में किया गया इसका उल्लेख। पीछे वाला जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 में उस समय जो 5वां हमें नाम याद नहीं आ रहा था रिट का, वो है दोस्तों परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है? आदेश देना। जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने पद पर रहते हुए कार्य नहीं करता है तो उसे कार्य करने का आदेश दिया जाता है। तो 5 रेटे थे उस समय, परमादेश का नाम दिमाग से बाहर था यानी जबान से अलग था, जबान पे नहीं आया। तो अब जैसे ही दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कितने रिटें जारी करता है? 5 रिटें जारी करता है। आइए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? दोस्तों ये पहली जो क्लास थी उसमें भी एक क्वेश्चन आया था हमारे सामने कि वित्त आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। हाँ, वर्तमान में संवैधानिक अधिकार है यानी कानूनी अधिकार है। ये बताया गया है कौन से अनुच्छेद में? तो संपत्ति का जो अधिकार है ये पहले था हमारा मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 31 में इसका उल्लेख किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। अब ये वर्तमान संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 में वर्णित है। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें हमारा आंसर मिलता है या नहीं। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 32 नहीं, अनुच्छेद 30 नहीं, सी में अनुच्छेद 31। तो 31 में इसका पहले प्रावधान था, वर्तमान में है नहीं, क्योंकि हमें किस अधिकार के बारे में पूछा, किस प्रकार से पूछा है? संवैधानिक। अगर मौलिक अधिकार पूछता तो हम बता देते अनुच्छेद 31 में था पहले ही, लेकिन वर्तमान ये संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 में वर्णित है। और वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इसे कब हटाया गया था मौलिक अधिकारों की सूची से? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटाया गया था मोरारजी देसाई की सरकार में। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का प्रावधान है? तो देखिए दोस्तों
इसमें ऑप्शन ए में 311 नहीं है, अनुच्छेद 312। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है वो क्या है, अनुच्छेद 312 है कि अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने की जो शक्ति प्रदान की गई है वह अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को की गई है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो दो प्रकार के अखिल भारतीय सेवाएं थी हमारे पास। एक थी दोस्तों IPS, एक थी IAS और 1967 में तीसरी जोड़ी गई IFS। IPS भारतीय पुलिस सेवा, IAS भारतीय प्रशासनिक सर्विस, IFS भारतीय वन विभाग सर्विस। तो ये हमारे पास जो अखिल भारतीय सेवाएं वर्तमान में कितनी है भारत में, 3। ये दो 1947 से पहले थी, यानी भारत स्वतंत्र हुआ तब से थी, और IFS कब जोड़ी गई थी, 1967 में जोड़ी गई थी। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 312 में है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों हमारा क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस दिन हमने 15 अनुच्छेद लागू कर दिए थे जिसमें निर्वाचन आयोग से संबंधित थे और नागरिकता से संबंधित थे। तो निर्वाचन आयोग के प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ऑप्शन ए में अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 322, सी में अनुच्छेद 324 और डी में अनुच्छेद 326। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर है वो कौन सा है, अनुच्छेद 324 सी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। यानी अनुच्छेद पूछा इसने कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन, दो एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 331। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ही आंसर है। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे ये जो एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रावधान था इसे 104वां संविधान संशोधन, और 104वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2019 में। 104वें संविधान संशोधन के तहत आंग्ल भारतीयों का लोकसभा में निर्वाचित जो किया जाता था, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया हमने। अब आगे से लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत नहीं किए जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरिक है, देवनागरी होगी। तो कौन सा अनुच्छेद इस बात की इजाजत देता है कि हमारी राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है, और उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। तो दोस्तों इसमें देखिए अनुच्छेद ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, 324। तो दोस्तों नहीं, इसमें प्रावधान नहीं है। बी में दे रखा है अनुच्छेद 343। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर है वो क्या है, अनुच्छेद 343 में हमारी राजभाषा हिंदी का उल्लेख है और उसकी लिपि है वो देवनागरी। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है। यानी देश में राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया जाता है, किसी बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। सशस्त्र विद्रोह के स्थान पे मूल संविधान में था आंतरिक अशांति, फिर इसका गलत इस्तेमाल किया गया था 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा। देश में पहले से आपातकाल था और आंतरिक अशांति के आधार पे फिर से आपातकाल के अंदर आपातकाल लागू कर दिया। फिर आपके राष्ट्र प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी से बने थे 1977 में। 1977 में इन्होंने एक संविधान संशोधन करवाया था
सॉरी, संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो आंतरिक अशांति शब्द को डिलीट मार दिया और उसके स्थान पे कौन सा शब्द जोड़ा गया था? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। तो हमें पूछा गया कि बाहरी आक्रमण यानी बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए में क्या है? अनुच्छेद 352। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर है वो क्या है? 352 है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की परिभाषा दी गई है और यहां पर पूछा भी किसके बारे में है? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछा गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? अनुच्छेद 352। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? यानी राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या उस राज्य की प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन संविधान के अनुरूप नहीं किया जाता है, उस राज्य की सरकार मनमर्जी चलाती है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल ये सूचना किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। घोषणा के साथ ही उस राज्य की विधानसभा स्थगित हो जाती है। स्थगित होने के बाद जो वो राज्य होता है उसका प्रशासन राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन रहता है। तो इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसमें हमारे ऑप्शन ए में दे रखा है अनुच्छेद 356। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर भी क्या है? 356 कि 356 के तहत किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? मंत्रिमंडल शब्द की अगर बात करेंगे तो हमारे संविधान में केवल इस शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। और संविधान के कौन से अनुच्छेद में हुआ है? तो ऑप्शन ए में क्या हमारे पास? 352। तो 352 में तो राष्ट्रीय आपातकाल है। बी में क्या है? अनुच्छेद 74। तो दोस्तों इसमें हमारा जो आंसर है वो क्या है? 74 है। अनुच्छेद 74 में कि मंत्री परिषद होगी एक, और मंत्री परिषद का एक अंग क्या होता है? मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री बैठते हैं और मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 का। क्वेश्चन नंबर 37 हमसे क्या कहता है? संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 249, बी में है 368। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो इसमें क्या है? बी है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 368 में किया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र ने सत्तारूढ़ दल में ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है? दोस्तों एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा है, होना नहीं चाहिए था इतना बड़ा, लेकिन दोस्तों कर दिया अनिल जी सर ने। तो एक बार फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को आप। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह पे की गई है, सर्वाधिक बार हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया? सत्तारूढ़ कौन करेगी दोस्तों? कांग्रेस ने किया इसका सर्वाधिक बार प्रयोग। और सर्वाधिक बार प्रयोग की बात करें तो इसमें से कौन से अनुच्छेद का किया गया है? अनुच्छेद 352 3 बार हुआ है। अनुच्छेद बी में क्या दे रखा? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, और ये कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए बहुत बार प्रयोग किया दोस्तों इसका, अपना हित साधने के लिए। अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अब जब केंद्र में ज्यादातर कांग्रेस ही रही लगभग 70 वर्षों तक,
अब कांग्रेस ने ऐसी स्थिति में जिस राज्यों में सरकार बदलती थी उस राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, विधानसभा को भंग कर दिया, फिर विधानसभा पहले स्थगित की, फिर क्या कर दिया, भंग कर दिया, चुनाव करवाए, अपनी सत्ता लाने के लिए किया इन लोगों ने। और अनुच्छेद 356 का प्रयोग दोस्तों आज तक कितनी बार हो चुका है? 127 बार हो चुका है। पहली बार इसका प्रयोग पंजाब के पेपसू क्षेत्र में किया गया था 1951 में, और अंतिम बार 2019 में महाराष्ट्र में किया गया था। अब देखिए वर्तमान में जो सरकार चली उसमें तो 2019 में किया, अब तक हुआ ही नहीं। पहले इन लोगों ने कितनी बार कर लिया? 126 बार कर लिया। तो अपनी हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया इन लोगों ने। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको विशिष्ट प्रावधान दिया गया है, तो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? दोस्तों पहला हमारा इसमें ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 369, नहीं ये भी नहीं, इसमें प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 370 ये तो समाप्ति कर दिया। अनुच्छेद 371, तो दोस्तों राज्यों का विभिन्न राज्यों को विशिष्ट जो प्रावधान दिया गया वो अनुच्छेद 371 में दिया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों देखिए किसने पूछा है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, चाहे पद्म श्री हो उसका भी नाम आ सकता है यहाँ पे, आदि जो अलंकरण प्रदान किए जाते हैं वो किस अनुच्छेद के प्रावधानों में दिए गए? तो अनुच्छेद 15 में तो हमें क्या दे रखा है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18 ऑप्शन बी में क्या है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किया गया है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा गया, हमारा आंसर यही है, अनुच्छेद 18 है। आप समझेंगे किस प्रकार से कि अनुच्छेद 18 में दिया गया है कि शिक्षा व सेना से मिली उपाधि को छोड़कर अन्य किसी उपाधि का प्रयोग अपने नाम के साथ नहीं किया जा सकता। अब बात यह है कि शिक्षा व सेना, शिक्षा की बात करें जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, सेना से ब्रिगेडियर की बात, सेना से बात करें ब्रिगेडियर है, जनरल है, कुछ भी है, ये जो उपाधियां मिली हैं इनका प्रयोग नाम के साथ अपने कर सकते हैं। जैसे इंजीनियर मनोज बेनीवाल, डॉक्टर मनोज बेनीवाल, ब्रिगेडियर मनोज बेनीवाल, तो इन शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं, इन उपाधियों का प्रयोग, क्योंकि आपकी मेहनत की, शिक्षा आपकी मेहनत, सेना में आपने मेहनत की तो उपाधि मिली आपको। अन्य किसी उपाधि का प्रयोग नाम के साथ आप नहीं कर सकते। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री की बात करें तो ये दोस्तों उपाधियां नहीं होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री ये उपाधियां नहीं है, इनका प्रयोग आप अपने नाम के साथ कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन आप समझेंगे इसमें पूछा क्या गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन करने की अनुमति देता है। तो ऐसे अनुच्छेद कौन से हैं? देखिए दोस्तों ए में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 331, नहीं इसमें ऐसा कोई भी उल्लेख, 231, कोई भी इसमें उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 29 व 30, दोस्तों इसमें हमारा आंसर है वो क्या है? अनुच्छेद 29 व 30 है। अनुच्छेद 29 हमसे क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, संस्कृति, वेशभूषा सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी धार्मिक शिक्षा के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकती है। तो इसका जो अपनी संस्कृति का संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा, ये यानी अपनी धार्मिक शिक्षा का उल्लेख करने का प्रावधान दिया गया वो अनुच्छेद 29 व 30 में है, यानी ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग नंबर 3 में।
आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है, तो दोस्तों समानता का अधिकार है, ये आपका एक मौलिक अधिकार है। कौन से 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 1620 नहीं दोस्तों, 1620 समानता का अधिकार नहीं है। इसमें 16 से 18 तो समानता के अधिकार में आ गए और 19-20 स्वतंत्रता के अधिकार में आ गए। ये वाले 5 अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 15 से 19 ये भी नहीं है दोस्तों। अनुच्छेद 14 से 18 देखिए दोस्तों, 14 से 18 पूरे 5 अनुच्छेद है और इसमें किसका उल्लेख किया गया है? समानता का अधिकार। अब देखिए दोस्तों, समानता के अधिकार की अगर बात करें तो अनुच्छेद 14 हमसे क्या कहता है? विधि के समक्ष समान। दूसरा पॉइंट कहता है विधि के समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 हमसे क्या कहता है? लिंग, जन्म स्थान, भाषा, वेशभूषा, धर्म के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 हमसे कहता है कि लोक नियोजन कार्यों में सभी को समान अवसर, यानी सरकारी नौकरियों में। अनुच्छेद 17 हमसे कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद 18 हमसे कहता है कि उपाधियों का अंत, शिक्षा व सेना से मिली उपाधि को छोड़कर सभी उपाधियों का अंत किया गया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया था भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये उपाधियां नहीं है, इनका प्रयोग नाम के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।